नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत पावानी। दोस्तों आज 13 फरवरी 2022 है और आज है संडे। तो आज हम जो लास्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, one of the most dreaded terrorist organization in the world। एक समय था जब आइसिस जो हैं उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स पीपल वर स्केयर्ड अराउंड द वर्ल्ड। लोगों का गला काट रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे थे वो लोग। और अबू बकर अल बगदादी जो हैं, जो आईएस के फाउंडर थे, इस व्यक्ति की मृत्यु हुई 2019 में। और अब खबर आई है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद जो आइसिस का कमान संभाला, जो लीडर था आइसिस का, इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका नाम है अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी। तो ये जो व्यक्ति हैं इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और आइसिस इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स फॉर्च्यून इन इराक एंड सीरिया। एक समय पर लगभग पूरा इराक और लगभग पूरा सीरिया जो है वो आइसिस के कंट्रोल में आ चुका था। काफ़ी एक वाइल्ड फायर की तरह, जंगल में जैसे आग लगती है और वो फटाफट फैलने लगती है, वैसे ही आइसिस ग्रुप जो है वो एक के बाद एक धड़ाधड़ अलग अलग टाउन्स और अलग अलग सिटीज़ जो हैं इराक और सीरिया के, वो कंट्रोल करने लगा था। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये है इराक और ये है सीरिया। ये दोनों देशों को हमें देखना है। मैं थोड़ा जूम करके आपको ये दोनों देश दिखा देता हूँ। आप पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को देख लीजिए। ये है अरेबियन सी, ये है ओमान, येमेन, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है। इज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा अच्छा देख लीजिएगा। ये रहा ईरान, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान। यहाँ पर है पाकिस्तान और फिर यहाँ पर हमें तुर्कमेनिस्तान भी देखने को मिलता है। बट कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड वी कैन सी ये है ईरान, ईरान की बॉर्डर, बेग योर पार्डन, इराक की बॉर्डर एक बार देख लीजिए। तो एक छोटी सी बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ, यहाँ पर कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ शेयर कर रहा है, जॉर्डन के साथ शेयर कर रहा है। एंड देन यू हैव सीरिया हियर, ये रहा सीरिया। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो टर्की जो है ये दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए टर्की सीरिया के साथ और इराक दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और सीरिया को देखिए, ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देश है साइप्रस, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप 5 मिनट्स जो हैं वो इस मैप को दे, अच्छी तरीके से इसको देखें, 5 मिनट। ओके, राइट। तो अब खबर क्या है कि ये जो व्यक्ति हैं उसका जो लीडर है ये मर चुका है। A few weeks earlier, ISIS militants had carried out an ambitious attack on a prison in northeastern Syria's Hasaka to free thousands of jihadists। सीरिया की एक जेल में आइसिस ने अटैक किया और यहाँ पर हशाका नाम की जो जगह है, तो वहाँ पर एक जेल थी और इस जेल में से जो जिहादिस्ट है, जिन टेररिस्ट को पकड़ा गया था और जेल में रखा गया था, तो इनको छुड़वाने में हज़ारों लोगों को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2, हज़ारों ऐसे टेररिस्ट को आइसिस ने छुड़वा लिया। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर सिचुएशन कितनी ख़तरनाक होगी, वहाँ पर जीना जो है वो कितना डिफ़िकल्ट होगा। अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं, अमेरिकन सोल्जर्स और वहाँ के कुर्दिश जो हैं वो एक कम्युनिटी है। बहुत साल पहले की बात, आई थिंक 5 साल पहले मैंने इस कुर्दिश लोगों की जो डिमांड है, कुर्दिस्तान करके उनको एक अलग से देश चाहिए, तो एक वीडियो बनाया था। उस टाइम पर मेरा स्टार्टिंग था ये वीडियो बनाने का। तो आज तो मैं भी उस वीडियो को सुन ना पाऊँ, उतनी बोरिंग मेरी स्पीच थी उस टाइम पर। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से इंसान जो है वो इम्प्रूव होता है। तो वो मेरा एक स्टार्टिंग फेज था, लेकिन आई थिंक रीजनेबली ओके फ्रॉम वेयर आई वॉज। तो मैंने इस एरिया के बारे में बात की थी। अब देखिए, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि सीरिया कहाँ पर है, इराक कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है और टर्की कहाँ पर है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो अब कुर्दिश लोगों की अपनी खुद की एक हिस्ट्री है, हज़ारों सालों से उनकी हिस्ट्री, नोटेड हिस्ट्री है। और वो लोग जो हैं वो इन इलाकों में रहते आए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, ईरान में शिया लोगों की मेजॉरिटी हैं, इराक में भी उनकी एक अलग से गवर्नमेंट है, सीरिया में भी अलग से गवर्नमेंट और सिस्टम है, टर्की में अलग सिस्टम है।
तो ये कुर्दिश लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से हमारा देश चाहिए, राइट। हमारे अपने खुद के रीति रिवाज हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा ट्राइबल वे ऑफ लिविंग है उनका, तो इनको एक अलग देश चाहिए। अब ईरान कह रहा है कि नहीं नहीं, अलग देश यानी कि हमें भी अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। इराक को भी ये सिचुएशन है, सीरिया की ये है, और टर्किश लोग जो हैं, टर्की जो हैं उसकी गवर्नमेंट तो इनको आतंकवादी मानती है कुर्दिश लोगों को। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यूएसए की मदद अगर किसी ने की है आईसिस के खिलाफ लड़ने में, तो आईसिस के खिलाफ कुर्दिश लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं ये, और इनको यूएसए ने हथियार और सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और ग्राउंड लेवल पर ये कुर्दिश लोगों ने ही आईसिस को बहुत सारी जगहों पर हराया। और यूएसए जो है वो एयर सपोर्ट और वेपन्स प्रोवाइड करता था, और कुर्दिश लोग जो हैं वो आईसिस को मार गिराते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जस्ट लाइक वो ओसामा बिन लादेन टाइप का घर लगता है इसका भी, राइट। ये घर जो है वो इदलिब नाम की जगह है सीरिया में। तो वहाँ पर एक जगह पर, इदलिब एक बड़ा सा स्टेट है उनका, और उस स्टेट में एक जगह पर ये व्यक्ति जो है वो पाया गया। और मज़े की बात यह है कि इसके पहले का जो अबू बकर अल बगदादी था वो भी इदलिब में ही पाया गया था। और इस व्यक्ति को जब यहाँ पर फोर्सेस पहुँचने आई यूएस की फोर्सेस, तो इस व्यक्ति ने एक प्रकार से अपने आप को और अपने परिवार को एक साथ उड़ा दिया। सुसाइड मीन्स वो जो सुसाइड वेस्ट हैं ऐसा कोई, या फिर बॉम्ब जो है वो डिटोनेट करके अपने आप की जान ले ली और अपने परिवार की भी जान ले ली, ताकि वो पकड़ा ना जाए। पकड़ा जाता तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, और शायद उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स देनी पड़ती। और ये जो है इस प्रकार के लीडर्स होते हैं ना, वो अपने जो नंबर 2 हैं या फिर फॉलोवर्स को भी ये मैसेज देते हैं कि मुझे पकड़ना जो है, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, दिस टाइप ऑफ के, पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा एंड ऑल दैट। तो ये किसी के लिए अब मोटिवेशनल स्टोरीज हो जाएगी उन फॉलोवर्स के लिए, विच इज़ ए बैड थिंग ऑफ कोर्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस अब बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ग्लोबल ब्रांचेस जो हैं इनकी स्प्रेड हो चुकी हैं। और इराक और सीरिया में भी ऐसी सिचुएशन है कि फिजिकली भले ही इसके जो खलीफा थे, ये जो अबू बकर अल बगदादी, उनको मार गिराया गया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट और टेररिज्म के बीच में एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक टेररिस्ट जो है, अबू बकर अल बगदादी वाज अ टेररिस्ट, एंड टेररिज्म, राइट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डिफरेंस ये है, टेररिस्ट एक फिजिकल व्यक्ति है, आप इसको गोली मार के मार सकते हैं। टेररिज्म जो है ये एक विचार है, और विचार को मारना जो है नियरली इम्पॉसिबल है। तो आपको विचार को विचारधारा से ही काउंटर करना पड़ेगा। आप टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई चीज़ लड़ सकती है, उसको जीत सकती है, तो वो है इंसानियत। तो ये जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर दूसरे लोगों की हत्या करवाई जाती है, तो इसको आप इंसानियत से ही जीत सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे आउट। अब ये जो रीजन है इसको देख लीजिए, इदलिब। अब इदलिब वाला रीजन टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और टर्की जो है वो सीरियन गवर्नमेंट को और कुर्दिश लोगों का इस्तेमाल करने से मना कर रही है। और टर्की का कहना यह है कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स और ये सारी चीज़ें की, तो फिर यहाँ के लोग जो हैं वो हमारी बॉर्डर के पास आ जाएंगे, हमें रेफ्यूजीज़ को संभालना पड़ेगा। तो एक तरफ टर्की जो है वो भी नहीं चाहता है कि उसके बॉर्डर के एरिया में कुछ हो। बोथ बगदादी एंड कुरैशी वेर हाइडिंग इन इदलिब, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही एक चीज़ है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हयात तहरीरी अल शाम, जो बाद में पहले जो है वो जबात अल नुसरा के नाम से फेमस थी, अब फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये अल कायदा जो है उसकी ब्रांच है। और यहाँ पर भी ऐसा है कि अल कायदा, आईसिस और दूसरी जो भी ऐसी हयात तहरीर अल शाम एक्सेट्रा, जो भी ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बीच में भी एक प्रकार से कंपटीशन है कि सबसे फेमस और सबसे बड़ी जो है वो अल कायदा हैं, और फिर दूसरी आईसिस जो है उसको बहुत एग्रेसिव माना जाता है। तो वो अलग अलग ऐसे लोगों को अपील करते हैं कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट हो जाइए। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनीज हो, वैसे इनका मेन काम है टेररिज्म। अब तो ये टेररिज्म आउटसोर्सिंग भी करने लगे हैं कि आप बताइए कौन सा लोकेशन, कौन सा देश में आपको बम फुलवाने हैं, लोगों को मारना है, डर फैलाना है, तो वी विल डू दैट थिंग फॉर यू। तो एक बिजनेस भी हो चुका है, ये करोड़ों रुपए लेते हैं इन सारी चीज़ों के लिए।
और धर्म के नाम पर सारी चीज़ें चलाते हैं, तो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते रहते हैं और अपने बैंक तो नहीं लेकिन कैश जो उनकी चेस्ट है उसमें पैसे भरते रहते हैं। अब यूएसए को यह ध्यान रखना है कि मिस्टर ट्रंप के टाइम पर क्या हुआ था कि कुर्दिश लोगों को ट्रंप ने यह कह दिया कि आप अपने हवाले, आपको जो ठीक लगे वो होगा आपका, टर्की के साथ अगर आपका इश्यू है तो वो आप देख लीजिए। तो कुर्दिश लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि यार हमने आईसिस को मार गिराया, हम वहाँ पर फ्रंट में खड़े रहे थे और हमने आपसे ये वादा किया था कि आप हमारे लिए एक आवाज़ बनेंगे कि जो कुर्दिस्तान हमें चाहिए तो उसके लिए आप कुछ हमें सपोर्ट देंगे। लेकिन ट्रंप के टाइम पर यह हुआ कि कुर्दिश लोगों के साथ एक प्रकार से दगा हुआ। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अच्छी तरीके से सिचुएशन को समझनी चाहिए, कुर्दिश लोगों का रोल जो है उसको समझकर उनको एक प्रकार से सपोर्ट जो है वो देना चाहिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी खतरनाक है। केन बेतवा प्रोजेक्ट पायोनियर का ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो हम इस मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज उत्तर प्रदेश, राइट। ये उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, और जो ग्रे कलर में है दैट इज मध्य प्रदेश, एज यू कैन सी। तो हम इस रीजन की बात करें, हमारे देश के रीजन की बात करें, लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइज। एज यू कैन सी ये है उत्तर प्रदेश और ये है मध्य प्रदेश, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, एज यू नो। यहाँ पर ये जो ग्रीन पैच हैं ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये यमुना नदी है, ये वाली जो नदी है दिस इज यमुना, और यहाँ से जो नदी निकल रही है दिस इज केन, और यहाँ ये जो नदी है ये है बेतवा। तो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, तो ये दोनों नदियों को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट है, दोनों नदियों को एक साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं केन बेतवा। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, केन बेतवा लिंक। आई होप ये मैप क्लियर हो चुका है आपको। अगर और डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद कम से कम 5 मिनट जो है वो इस पर स्पेंड कीजिए, आराम से चीजों को देखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है या फिर ये बुंदेलखंड जो रीजन है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुंदेलखंड। अब ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स जब मिलते हैं तब ये बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। बुंदेलखंड जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर पानी को लेकर स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग जो है वो समर टाइम में पानी को खरीदना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा देश हमारा, कितनी सारी नदियां हैं, परमानेंट रिवर्स हैं जिनको हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो ऐसी नदियां होने के बावजूद भी हमारे देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर पानी का प्रॉब्लम है। बड़े बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु में अगर आपका कोई दोस्त है या फिर रिश्तेदार है तो आप उनको पूछेगा, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी का इश्यू है, और ये चीजें जो है वो बहुत सारी जगहों पर होने लगी हैं। दुखद बात है कि हमारे देश में आज जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई भी नदी नहीं है। अगर हमारे देश में 1000 छोटी बड़ी नदियां हैं तो उसमें से अगर 10-15 नदी जो है वो क्लीन पानी दे रही, तो आप यही कह सकते हैं ना कि 95% जितनी नदियां जो हैं वो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जिसका पानी बहुत ही खराब है, कुछ नदियां ऐसी है जिसका पानी मीडियम लेवल का है। लेकिन एक समय था जब हमारी नदियां जो हैं वो अब नदियों से डायरेक्ट पानी पी सकते थे। अब वो जमाना जो है वो चला गया और इस सारी चीजों को हमने ही बिगाड़ा है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो सबमर्सिबल्स और डीप वेल्स के आने के बाद लोगों ने इतना पानी ग्राउंड वाटर का निकाला है कि आप समझ लीजिए कि चाइना और यूएसए हमसे बड़े देश हैं, ये हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियल देश हैं, इंडस्ट्रीज को ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये दोनों देश जितना ग्राउंड वाटर नहीं निकालते हैं ना, यूएसए और चाइना, उतना ग्राउंड वाटर भारत यूज करता है। तो हमारा जो पानी यूज करने का तरीका जो है ये बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं है। अब ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट इस बुंदेलखंड क्षेत्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इस पानी के प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है सरकार ने। दूसरी चीज जो यहाँ पर हुई बुंदेलखंड एरिया में वो ये है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े तालाब थे। अब ये सारे के सारे तालाब जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ऊपर से पानी का प्रॉब्लम है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का प्रॉब्लम, तो यहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो काफी इम्पैक्ट होती है और बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जो हैं, जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक तो पानी कम है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हुए किसान जो है वो अपने खेतों में पानी नहीं पहुंचा सकते। अब सरकार ने, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। 44,605 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और लगभग आने वाले 8 सालों में ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी पहुंचाएगा, पीने का पानी पहुंचाएगा, खेती बाड़ी का पानी पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
अब एक स्टडी पब्लिश हुई है द करंट साइंस, और टाइटल है इसका द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ए स्टडी ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ये इस स्टडी का नाम है। स्टडी को पब्लिश किया है द करंट साइंस ने। इस स्टडी का कहना यह है कि पानी का तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो एनवायरमेंट, पर्यावरण और जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, इसके ऊपर जो होगी वो जबरदस्त इम्पैक्ट, जबरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का 58 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। अब पन्ना टाइगर रिजर्व नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर टाइगर रहते हैं, हमारा नेशनल एनिमल है। और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कितनी मेहनत कर रही है, किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में। और ऐसा जब प्रोजेक्ट आता है तो 58 स्क्वायर किलोमीटर इज अ वेरी बिग एरिया। दूसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट न्यूज क्या है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, यूनियन कैबिनेट ने इसको नॉड यानी कि ग्रीन सिग्नल दिया है। तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में यह पूछा जा सकता है कि ये यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कब बना। तो इसका आंसर है 2020 में। फिर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, क्या ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यस, इट इज पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इसको 2020 में ऐड किया गया था। फॉर द टाइगर विच इज ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज दैट इज ऑलरेडी फाइटिंग एक्सटिंक्शन, ये टाइगर जो है ये ऑलरेडी फाइट कर रहा है कि टाइगर जो है वो हमारे देश में से खत्म ना हो जाए। एक समय था जब लाखों की तादाद में टाइगर एशिया के बहुत सारे देशों में थे, आज हजारों में हैं। हमारे देश में कुछ 2500 जितने होंगे, 2600 जितने टाइगर्स होंगे। इतने बड़े देश, इतने सारे जंगल और इतने टाइगर्स जो हैं, दैट इज नॉट राइट। और दूसरी चीज ये है कि टाइगर जो है ये एक एपेक्स प्रेडिटर है। एपेक्स प्रेडिटर का मेन रोल जो रहता है वो ये है कि ये दूसरे जो स्पीसीज है, जैसे कि चित्तल, सांबर और दूसरे जो हिरन और दूसरे ऐसे स्पीसीज हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। इनकी डर की वजह से ये भागते रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। तो नेचुरल एक इकोसिस्टम है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइगर को हटा देंगे तो होगा ये कि ये सारे जो स्पीसीज हैं, दूसरे हिरन और दूसरे ऐसे स्पीसीज, हर्बीवोरस स्पीसीज, उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो जंगल में नई चीजें जो हैं वो पैदा ही नहीं होगी। नए जो पेड़ पौधे हैं उनको वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और फिर जंगल जो है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। तो टाइगर, लायन, इस प्रकार के जो स्पीसीज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब 58 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पानी आ जाएगा और ये एरिया सबमर्ज हो जाएगा तो टाइगर की जो फूड सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ 2 मिलियन पेड़ यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा पेड़ जो हैं या तो ये गिराए जाएंगे या तो ये पानी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इतने सारे पेड़ जो हैं वो एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। द प्रोजेक्ट टू इंटरलिंक केन एंड बेतवा रिवर्स श्योरली हैज पीपल्स वेलफेयर, इससे लोगों का तो भला होगा, लोगों को पानी मिलेगा, खेतीबाड़ी को बूस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ का जो डैमेज होगा उसका क्या। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो टीम है जिसने जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स हैं उनको एक प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता थी, और ये जो उनका रिपोर्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, ये लोगों में पब्लिश करने की आवश्यकता थी ताकि लोग इनको पढ़े, लोग इनको समझे और उसके बाद लोग इनको या तो यस दे या फिर नो दे, या इसको सपोर्ट करें या फिर इसका विरोध करें। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट नहीं निकालेंगे कि किन चीजों के आधार पर आपने ये डिसीजन लिया है, तो लोकल पॉपुलेशन को तो यही लगेगा कि इसके फायदे ही फायदे हैं, लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और फिर एनवायरनमेंट में एक बार डैमेज स्टार्ट हो गया, फिर हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लोकल पॉपुलेशन और बुंदेलखंड के जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करने की आवश्यकता थी। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसको सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अभी भी वक्त है हमारे पास, के सरकार के पास और देश के पास, कि हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करें इसका, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है, लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं वो सरकार करने वाली है। वाई ओपिनियन पोल्स नीड रेगुलेशन, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है SY कुरैशी साहब ने। SY कुरैशी साहब कौन है? ही इज ए फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग IAS ऑफिसर, राइट। बहुत ही इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं, और जब भी वो इलेक्शन के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं तो उनको आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। और जब भी वो आर्टिकल लिखते हैं, मैंने बहुत सारे उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं और आज तक ऐसा कोई भी आर्टिकल मैंने नहीं देखा
जिसमें आपको कुछ नया ना सीखने मिले। तो लेट्स स्टार्ट ओपिनियन पोल्स। आई एम श्योर आपको ओपिनियन पोल्स के बारे में पता है। इलेक्शन से पहले जो हैं हमारी टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल्स हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिलेंगे, कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, ये वो एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे जो मेन मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि क्या ओपिनियन पोल्स जो हैं ये ऑथेंटिक होते हैं? द आंसर इज नो, टू बी ऑनेस्ट, राइट। हम इनके ऊपर थरोली रिलाई नहीं कर सकते। अगर ओपिनियन पोल से ही पता चल जाता तो फिर इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि लोगों का जो भी ओपिनियन है वो वोट के माध्यम से वो एक्सरसाइज करेंगे। All political parties to have opposed this polls demanding a ban. सभी political parties ने opinion polls का विरोध किया है और कहा है कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए। लेकिन जब ओपिनियन पोल्स ये दिखाते हैं कि उनकी पार्टी का व्यक्ति या फिर उनकी पार्टी जीत रही है, उस टाइम पर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स जब उनकी पार्टी हार रही होती है, ऐसा बताएंगे कि उनकी पार्टी को सबसे कम वोट मिलेंगे, तब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ओपिनियन पोल्स का विरोध करती हैं। मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर बैन क्यों लगाना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उनको प्राइम टाइम व्यूअरशिप मिलती है, जो उनकी टीआरपी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको एक कंटिन्यूसली देखते रहते हैं ओपिनियन पोल्स को, और इसकी वजह से फिर उनको एडवर्टीजमेंट और सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन पोल, मीडिया के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन पोल जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ओपिनियन पोल्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ देशों में ऐसा है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले ओपिनियन पोल्स नहीं दिखाए जा सकते। कुछ देशों में 21 डेज से पहले, इलेक्शन की डेट अगर लेट्स से 21 जनवरी है तो 1 जनवरी से आप ओपिनियन पोल्स जो हैं वो नहीं दिखा सकते। ऐसे कुछ देशों की बात करें तो इसमें ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया है, अर्जेंटीना, कनाडा में भी इस प्रकार के बैन्स हैं। यूरोपियन देशों की बात करें तो फ्रांस हैं, पोलैंड हैं, इटली में भी इस प्रकार का बैन है। तो और टर्की भी, राइट, टर्की जो देश हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार के ओपिनियन पोल्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड। मीन्स रेंज अलग अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल्स जो हैं वो एक समय के बाद जो हैं वो अलाउड नहीं है, ताकि वो जो वोटर्स हैं उनके दिमाग के ऊपर कोई नेगेटिव या फिर गलत इंप्रेशन क्रिएट ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपिनियन पोल्स के ऊपर जब बैन की बात आती है तो कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इसके ग्राउंड पर यह कहते हैं कि भाई आप इसको बैन नहीं कर सकते। हम डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ जैसे डिस्कस करते हैं वैसे ही हम टीवी चैनल या फिर जो मीडिया है उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जीत सकता है, नहीं जीत सकता, तो आप हमें इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। बट ये बात ये लोग भूल रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ जो डील करता है, तो इसमें ये भी है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे जो मन में आए वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको गालियां देने लगूं और ये कहने लगूं कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक आप किसी और के राइट्स को वायोलेट नहीं कर रहे हैं तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब दूसरे जो हमारे लॉज हैं उनको देखिए। द इंडियन पिनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको आरपी कहते हैं, राइट, आरपी एक्ट 1951 जो है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। अब हम इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी को समझते ले। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रकार का एब्सोल्यूट मैंडेट है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी आपको करना पड़े वो आपको करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जितने भी नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़े ताकि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना ही है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट्स को देख लीजिए। डेमोक्रेसी कैनॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में कहा था।
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2003 का और 2013 का जो जजमेंट है उसमें कहा था। और 1977 का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द हार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जस्ट इमेजिन के दो पार्टीज हैं या फिर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ए जो है इसके पास ना तो पैसे हैं ना तो सपोर्ट है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, पॉलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे और फिर इस प्रकार का इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ए जीत जाता है तो वो हमारे देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर या फिर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राइट? इतना केपेबल व्यक्ति है ये। बी जो है उसके पास पैसा है, मसल पावर है, वो मीडिया खरीद सकता है, पेड न्यूज़ देने के लिए उनके पास पैसे हैं, और सारी जो भी गलत चीज़ें हैं वो ये व्यक्ति कर सकता है। अब ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये एक ऐसी इमेज क्रिएट करेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है और ये बहुत ही बुरा इंसान है, और फाइनली ये जीत जाएगा और लोग जो हैं वो इनको वोट दे देंगे, क्योंकि लोगों को एक भ्रम में रखा गया। तो अब जेन्युइनली अगर हम देखें, इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो दोनों ने फॉलो की। बी जो है उसको ज़्यादा वोट मिल गया और वो जीत गया, लेकिन बी ने जो टेक्निक्स यूज़ की थी वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो गलत यूज़ की थी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो टॉप लेवल तक ना पहुंच जाएं, वो हमारे डिसीजन मेकर ना बन जाएं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं, उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, वरना डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता, इज़न्ट इट? अब हमारे देश में क्या पेड न्यूज़ नहीं है? आप जो मीडिया का एक जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है, उसमें देखिए हमारा नंबर जो है ना 100 से भी ऊपर है, यानी कि टॉप रैंकिंग की तो बात छोड़ दीजिए, हम 100 के बाद हमारा नंबर है 135-36 ऐसा कुछ है, अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि हमारे देश की मीडिया जो है ना वो क्लीन नहीं है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट। तो ओपिनियन पोल्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं, बायस्ड भी हो सकते हैं, और जितने भी ओपिनियन पोल्स निकालने वाली एजेंसीज हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। वो ऐसी अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में, मेथोडोलॉजी यानी कि कौन सी मेथड, कौन सी पद्धति से आपने डेटा कलेक्ट किया, कौन कौन से प्रश्न आपने पूछे थे, लोगों ने क्या इसका जवाब दिया, ये सारा डेटा आप मांगेंगे तो क्या वो इजीली दे देंगे? ऑफकोर्स नहीं देंगे। वो अपने हिसाब से जिनसे पैसा आ रहा है, जिन पार्टी से पैसा आ रहा है, जो कैंडिडेट है उनसे पैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से वो ओपिनियन पोल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मैनी पोल्स अमाउंट टू डिसइंफॉर्मेशन दैट कैन रिजल्ट इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो अभी हमने बात की कि बहुत सारे पोल्स ऐसे होते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और इसकी वजह से एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, लोगों के अंदर ये इमेज क्रिएट होती है, कि इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम पैदा होता है कि ये कैंडिडेट जो है ये बहुत ही अच्छा है, और ऐसा करना जो है ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, ये एक गुनाह है आईपीसी सेक्शन 171C के तहत। 1997 और 2004 में 2 बार इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग्स कंडक्ट की। इन दोनों मीटिंग्स में 1997 और 2004 की मीटिंग्स में सभी पार्टीज ने, पे अटेंशन, ये यू विल बी सरप्राइज्ड हियर कि कैसे क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तो सभी पार्टीज ने ये कहा कि एक यूनानिमस डिमांड की, सभी ने ये कहा, एक स्वर में कहा कि ओपिनियन पोल्स के ऊपर बैन होना चाहिए। 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लेकर कुछ गाइडलाइंस इश्यू की। तब इन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पूछा कि आप ये गाइडलाइंस इश्यू कर रहे हैं, लेकिन आप इनको एनफोर्स कैसे करवाएंगे, क्योंकि ऐसा लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया जिससे आप इसको बैन कर सके। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी गाइडलाइंस जो है उसको वापस खींचना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लगा कि फ्यूचर में ये जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें ऐसा लॉ लाया जाएगा जिससे हम फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर 2008 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर से इस इश्यू को, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के इश्यू को फिर से उठाया और कहा कि भाई आप इसको बैन कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, हम इस चीज़ को बैन नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसा लॉ नहीं है, तो आप ये रिक्वेस्ट जो है ना वो पार्लियामेंट में उठाइए, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करवाइए,
और जब ये लॉ पास हो जाएगा तो हम मेक श्योर करेंगे कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने ये जो लॉ हैं इसका ड्राफ्ट भी तैयार करके दिया ताकि पार्लियामेंट में वो इजीली पास हो जाए। सरप्राइजिंगली क्या हुआ पार्लियामेंट में, एग्जिट पोल जो है ना इसको तो बैन कर दिया, लेकिन ओपिनियन पोल को बैन नहीं किया। अब देखिए किस प्रकार की ट्रिक यूज हो रही है यहाँ पर कि एग्जिट पोल जो है मीन्स एक बार वोट आपने दे दिया, एक जगह पर इलेक्शन खत्म हो गया, सो दैट्स इट डन। उसके बाद आप एग्जिट पोल दे रहे हैं तो उसकी उतनी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। वैसे देखा जाए तो रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो इसकी भी होगी। लोग ये सोचेंगे कि यार हमने तो इस पार्टी को, एक्स पार्टी को वोट दिया है और वाई पार्टी जीत गई, क्योंकि एक्स पार्टी के बारे में एक भ्रम क्रिएट किया है एग्जिट पोल ने। तो ऐसा भी हो सकता है और फिर लोगों को ईसीआई के ऊपर से विश्वास जो है वो उड़ जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात तो है ही। बट एनीवे पार्लियामेंट ने एग्जिट पोल को बैन कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ओपिनियन पोल्स को जो है पार्लियामेंट में बैन नहीं किया। It is not clear why the parties who were unanimous in demanding the ban on both opinion and exit polls did not pass it in parliament in its entirety. ये एक सोचने वाली बात है, या फिर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्यों पार्टीज ने सिर्फ एग्जिट पोल्स को बैन किया और ओपिनियन पोल्स को चलने दिया। 2013 में लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा कि आप फिर से ओपिनियन पोल्स को बैन करने के बारे में सोचिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लिए गए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो इस बैन को सपोर्ट किया, मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ ने सपोर्ट किया। और जब पार्टिसिपेशन हुआ, मीन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, तो इसमें मीडिया, पोलस्टर्स, ज्यूरिस्ट जो हैं वो सभी मानते थे कि इसको बैन होना चाहिए। और कुछ ऐसा कह रहे थे कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन सभी ने एक चीज़ पर अपना एग्रीमेंट दिया, वो ये था, या फिर सभी एक चीज़ पर एक ही पेज पर थे। उनका कहना था कि हाँ एक चीज़ तो है कि ओपिनियन पोल्स में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि दिस हैज़ बिकम नेसेसरी टू एम्फेसाइज टुडे since the print media is sought to be exploited by interested individuals or groups to misguide and mislead the unwary voters by subtle and not so subtle propaganda on casteist, religious and ethnic basis, as well as by the use of sophisticated means like the alleged poll surveys. Press Council of India ने भी ये माना है कि इससे जो हैं वोटर्स के ऊपर एक प्रकार से साइकोलॉजिक एक प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जाता है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया बाय एक टेलीविज़न चैनल, और इसमें पता चला कि 11 ऐसी पोलिंग कंपनीज हैं वो पैसे लेकर आप जैसा कहेंगे वैसा वो पोल का जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेट कर देंगे। इनको रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैटर को उतना ज़्यादा अटेंशन मिला ही नहीं, ये कारपेट के नीचे चला गया, ये 2014 वाला स्टिंग ऑपरेशन। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन है? एक है ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल, एक ऐसी परिषद है, एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप पोलिंग एजेंसीज हैं तो आप अपने स्पॉन्सर्स, फिर सैंपल साइज़ कितनी है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, टाइम फ्रेम कितना है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च स्टाफ, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इस काउंसिल को देने पड़ती हैं। और एक काउंसिल जो है वो अनबायस्ड तरीके से किसी भी पक्षपात के बिना ये पोलिंग एजेंसीज के ऊपर नज़र रखती हैं। तो या तो ऐसी कोई सिचुएशन हम क्रिएट करें यहाँ पर कि अगर ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं तो ये जो अलग अलग मीडिया एजेंसीज हैं वो किस प्रकार से इन सारे पोल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करने वाली एक इंडिपेंडेंट बॉडी। बिहार में 2015 का जब इलेक्शन हो रहा था, उसके ख़त्म होने के बाद ये डिमांड की गई कि हमारे देश में भी ऐसी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, एक इंडियन पोलिंग काउंसिल की स्थापना की जाए। आज 6 साल हो गए हैं, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। अब एग्जिट पोल के बारे में मैंने आपको बताया कि आरपी एक्ट 2008 में एग्जिट पोल को बैन किया गया, राइट। एक अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने एग्जिट पोल्स को बैन कर दिया। लेकिन आपने अभी भी एग्जिट पोल्स को देखा होगा, 2008 में बैन किया था, आज भी एग्जिट पोल्स जो हैं वो चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको नज़रअंदाज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये कहता है कि एक बार इलेक्शन जो लास्ट डे है पोलिंग का, यानी कि वोटिंग का, वो ख़त्म हो जाए, उसके हाफ एन आवर के बाद, 30 मिनट्स के बाद आप एग्जिट पोल्स जो हैं वो
दे सकते हैं। पार्लियामेंट का लॉ क्या कहता है कि एग्जिट पोल जो है वो बैंड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो है वो पार्लियामेंट के रूल से थोड़ी नहीं क्लियरली बाहर हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस स्टैंड ओपोज्ड टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन को बंद करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो बैन हो चुके हैं। राइट, पार्लियामेंट ने ही एक लॉ को अमेंड करके इसको बैन किया है। तो दिस शुड रिफ्लेक्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस। अब देखते हैं कि ओपिनियन पोल्स का आगे क्या होता है। एज वी नो के 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाला। इनफैक्ट कल से उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस की शुरुआत, फर्स्ट फेज़ की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो लेट्स होप कि फ्यूचर में ये जो ओपिनियन पोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर पार्टी जीत रही है तो फिर पार्टी कहेगी कि नहीं इसको तो स्टार्ट ही रखना चाहिए। मीडिया वाले कहेंगे कि नहीं इसको स्टार्ट रखो, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो वो वायलेट होगा अगर इसको बैन करेंगे तो। लेकिन वो नहीं कहेंगे कि इससे हमारी टीआरपी इतनी ज़्यादा हो रही है और कितने सारे पैसे भी मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट से, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं कि उनके फेवर में ओपिनियन पोल्स जो हैं वो दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज का सेकंड टॉपिक है डोल कन्फ्यूजन। पायोनियर का ये आर्टिकल। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें एक जो माता है जिसको पहला बच्चा हुआ है उसको 5,000 रुपये कैश और ऊपर से 1,000 रुपये दूसरे दिए जाते हैं। अब ये क्यों दिए जाते हैं? नंबर 1, एक तो जो माता है उसकी अगर हेल्थ अच्छी होगी, अगर उसने प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम किया है, हेल्थी फूड खाया है, तो उसके अंदर कोई एनीमिया और ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो जो नवजात शिशु जिसका जो बच्चा है उसका वो भी हेल्थी पैदा होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ न्यूट्रिशनल डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरी चीज़ कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली जो महिला है, जब वो प्रेगनेंसी के लास्ट फेज पर होती हैं तो वो जॉब नहीं कर पाती ऑफ कोर्स, तो उसको वेज लॉस होता है, वो उसको जो नुकसान होता है क्योंकि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मातृ वंदना योजना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। अब 2 फरवरी को यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर एक महिला जो है उसके फर्स्ट चाइल्ड में तो उसको बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड है तो फिर उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर बॉय चाइल्ड है तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो गलत बात है, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। राइट, और आज भी हमारे देश में इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो हैं वो होती हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। लॉज हैं, जो डॉक्टर्स ये चीज़ें कर रहे हैं वो अनएथिकल हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन पैसों की लालच में ये करवाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इडियट पेरेंट्स होते हैं जो ये डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो भी अब मान्यता है, वी ऑल नो कि अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है वो लड़की है और सेकंड चाइल्ड जो है वो लड़की है, तो फिर ये डिटर्मिनेशन टेस्ट क्यों करवाते हैं? दे वांट टू नो कि क्या है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो फिर वो एबॉर्शन और ये सारी चीज़ें भी करवाते हैं। ये आज भी हमारे देश में चल रहा है। इस आर्टिकल में एक लाइन थी, प्रोस्पेक्ट ऑफ कैश इंसेंटिव फॉर अ गर्ल चाइल्ड कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर कंडक्टिंग द सेक्स टेस्ट। ऐसा नहीं है, राइट। सरकार आपको कोई 5 लाख रुपए नहीं दे रही है, 5,000 रुपये दे रही है। तो और ये टेस्ट वेस्ट जो है ना, इट्स नॉट दैट चीप, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और ख़तरा भी बहुत है। तो 25,000, 50,000 डिपेंडिंग ऑन कौन से सिटी में, कौन से टाउन में आप रहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग रेट हैं इसके, क्योंकि इलीगल है तो कोई इसका स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो कोई 5,000 रुपये के लिए फिर टेस्ट करवाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये पॉइंट जो है वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा। द प्रपोजल डज नॉट ऑल्सो चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स क्या सरकार जो है वो एनकरेज कर रही है कि यू शुड गो अहेड विथ ए सेकंड चाइल्ड? मीन्स ऑफकोर्स ये एक जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, उनका डिसीजन है कि उनको 2-3 कितने बच्चे चाहिए, एक चाहिए या फिर बच्चा नहीं चाहिए। सो दैट्स टोटली अप टू देम। बट जब सरकार इस प्रकार के कुछ डोल्स देती है, डोल्स इन द सेंस के इस प्रकार के कुछ बेनिफिट्स देती हैं, तो इनडायरेक्टली क्या सरकार ऐसा कोई मैसेज सेंड कर रही है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 2
चिल्ड्रन या फिर मोर देन 2, तो ये है। हमारे देश में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका चैप्टर 2 क्या कहता है, देखिए, एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर शैल बी एंटाइटल्ड टू ए मील फ्री ऑफ चार्ज to meet the nutritional standards and maternity benefit of not less than 6,000 rupees. ऑलरेडी हमारे देश में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो ये कहता है कि एवरी प्रेग्नेंट वुमन, एवरी प्रेग्नेंट, यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की बात नहीं है, मेल चाइल्ड की बात नहीं है, राइट, यहाँ पर हर एक प्रेग्नेंट महिला की बात बताइए, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो गरीब घर से हो, अगर उनको ये बेनिफिट्स चाहिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको इतनी चीज़ें जो हैं वो मिलनी ही चाहिए, इतने मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो थोड़ी क्लैश हो रही है, ये स्कीम कुछ अलग कह रही है, ये जो एक्ट है वो कुछ अलग कह रहा है, और सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है वो कुछ अलग कह रहा है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। I'm sure आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि कुछ दिनों पहले GL पेरिस, जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत की 3 दिनों की यात्रा पर यहाँ पर आए हुए थे और वो हमारे देश के मेहमान थे। उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो हाई पॉइंट तक पहुँच गए, यानी कि एक नई ऊंचाई तक जो है वो रिलेशनशिप पहुँच गए हैं। टेंशन्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि टेंशन्स ऑफ द पास्ट डू सीम टू हैव डिसिपेटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंड, यानी कि जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में दोनों देशों के बीच में जो तनाव थे, अब लगता है कि ये सारे जो तनाव है ये ख़त्म हो चुके हैं। खास करके अभी जो सरकार है ये राजपक्ष या फिर राजपक्षा सरकार है। यही सरकार जो है वो आज से लगभग 6-7 साल पहले भी थी। उन्होंने अपनी एक फुल टर्म को फिनिश किया था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आई थिंक 2013, 14, 15 में तो वो सरकार थी ही, क्योंकि आई रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो 4 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फाइनली श्रीलंका को कैंसिल कर दिया था। तो 16 में भी वे थे, 17 में भी थे, ऐसा कुछ था। लेकिन ये 5 सालों के लिए जब राजपक्ष सरकार थी, जो राजपक्ष ब्रदर्स हैं वहाँ के प्रेसिडेंट और फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले प्रेसिडेंट थे ऐसा था, और उनके मिनिस्टर, अभी जो प्रेसिडेंट है वो पहले उनके मिनिस्टर थे, ऐसी चीज़ें थी। तो जस्ट ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेकंड टाइम, तो इट्स लाइक पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आ गई और फिर बीजेपी आई है। तो पहले जो बीजेपी करती थी, अब वही कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी देखने को मिलती हैं, इज़न्ट इट। तो ये जो राजपक्ष सरकार है इसको प्रो चाइना कहा जाता है। इनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो सरकार आई तो ये प्रो इंडिया थी और एंटी चाइना थी, लेकिन ये जो राजपक्ष गवर्नमेंट है इसको प्रो चाइना और एंटी इंडिया कहा जाता है। और उनके समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो एंटी इंडिया थी, प्रो चाइना थी, जैसे कि हम्बन टोटा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्हीं के टाइम पर दिया गया था, और भारत के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स देना, चाइना को इंडियन ओशन में एंट्री देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी गलतियां जो हैं ये राजपक्ष सरकार ने की थी। लेकिन अब जब राजपक्ष सरकार वापस आई है तो हमें एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव जो है वो भारत के लिए और इंडियन ओशन रीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। अब राजपक्ष सरकार जो है वो प्रो इंडिया नज़र आ रही है, और कहा जाता है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, शायद ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसकी वजह से ही ये एक पॉलिसी में या फिर एक झुकाव में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, एसेंशियल चीज़ों की, जैसे कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, फ्यूल क्राइसिस हुई थी। तो ये सारे समय पर भारत ने उनकी काफ़ी अच्छी मदद की है। इसी के साथ जो ट्रिंकोमैली स्टोरेज टैंक्स डील है, तो इसके बारे में भी अब डिसीजन जो मीन्स इसमें भी अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेगी। और ये श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कहा कि दोनों की इकोनॉमीज़, इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट किया जा रहा है, चाहे पोर्ट्स की बात हो, पावर की बात हो, एनर्जी की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, तो ये सारे क्षेत्रों में दोनों देशों की इकोनॉमी जो है वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेगी। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो अभी डिस्कशन चल रही है कि भारत जो है वो 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को बेचेगा। इससे पहले श्रीलंकन कोस्ट गार्ड के लिए भारत ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स उनको प्रोवाइड किए थे। और जैसे हमारे देश में आधार है ना, ऐसा ही एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है वो श्रीलंका लॉन्च करने वाला है, और इसमें भारत उनको सारा सपोर्ट जो है, हमारा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ बर्निंग इश्यूज़ की बात करें, कुछ अभी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें जो चल रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे साहब, तो वो श्रीलंकन तमिल पॉलिटी जो हैं उनके साथ आज भी एंगेज होने में, आज भी उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नवंबर 2019 में वो प्रेसिडेंट बने, उनकी सरकार बनी, और तब से लेकर आज तक उन्होंने तमिल पार्लियामेंटेरियंस के साथ, यानी कि वहाँ के जो तमिल एमपीज़ हैं उनके साथ एक भी मीटिंग जो है वो नहीं की है। अब श्रीलंका का मैप जो है उसके बारे में तो आप सारी चीज़ें, मीन्स बेसिक चीज़ें तो जानते ही हैं, जैसे कि पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को इन दोनों के बीच में पाल्क स्ट्रेट हैं, इंडियन ओशन का पानी है यहाँ पर, ये वाला बे ऑफ बंगाल है, एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल्सो इंडियन ओशन वाटर, लेकिन इसका एक स्मॉल डिवीजन अगर आप निकालें तो दैट इज़ बे ऑफ बंगाल ना। अब ये जो श्रीलंका है, एज यू कैन सी कि 74.9% जो हैं सिन्हलीज हैं, 11.2 श्रीलंकन तमिल हैं, 4.2 इंडियन तमिल हैं, 9.2 श्रीलंकन मूर, और 0.5% जो हैं अदर्स, इसमें मुस्लिम्स आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, एक्सेट्रा। राइट नाउ इफ़ यू सी हियर श्रीलंकन तमिल की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये जो ऑरेंज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल है, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर इंडियन तमिल्स हैं। अब देखिए तमिल पॉपुलेशन जो है वो श्रीलंका का एक पार्ट है। अब अगर हम कॉमन सेंस का उपयोग करें, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे आप कोई सब्जेक्ट जो होते हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप उसकी बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके आधार पर आप चीज़ों को कैसे फटाफट समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है तमिल, राइट। तो तमिल क्या है? तमिल एक लैंग्वेज है, तमिल एक वे ऑफ लाइफ है, ये कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, इज़न्ट इट। अब ये लोग कभी ना कभी जो हैं वो तमिलनाडु से यहाँ पर माइग्रेट हुए होंगे, और ऐसा हुआ भी है, ब्रिटिश के टाइम पर हुआ है, फिर यहाँ पर ही रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं वो तो वही बोलेंगे। जैसे अमेरिकन इंडियन है तो घर पे वो गुजराती बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो है तो इंडियन ही ना, भले ही वो अमेरिका में सालों से रह रहे हो। तो अब अगर ये तमिल लोग यहाँ पर हैं और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, और अगर मैं इतनी आपको बेसिक नॉलेज है कि पहले भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, आपने शायद मद्रास कैफ़े फिल्म देखी हो, एक्सेट्रा, तो क्या इश्यू इनका हो सकता है? तो अगर कॉमन सेंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये है कि कुछ ना कुछ उनके कल्चर के साथ, कुछ ना कुछ उनके लैंग्वेज के साथ, उनके वे ऑफ लिविंग के साथ जो है कुछ ना कुछ इश्यू होगा। तो वो अगर आपकी कम्युनिटी है तो आप क्या चाहेंगे कि भाई आप अपनी लैंग्वेज बोल सके, आपको वे सारे अधिकार मिले जो दूसरे लोगों को मिलते हैं, राइट, इक्वालिटी के लिए लड़ाई होगी, एक्सेट्रा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब तमिल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि भाई ये वाला क्षेत्र जहाँ पर हम रह रहे हैं तो इन क्षेत्रों में एक फेडरलिज्म आए, कि इन क्षेत्रों में कुछ डिसीजंस जो हैं वो हम लें। यहाँ की राज्य सरकार जो हैं, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ के राज्यों को ये छूट देनी चाहिए आपको कि हम हमारी भाषा बोल सके, हमारी यहाँ की स्कूल की किताबों में हमारी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, ये वो एक्सेट्रा, राइट। तो किसी भी जगह पर कोई भी अगर टॉपिक है ऐसा, अगर आप कोई साउथ अमेरिका के साथ का टॉपिक है या फिर वीगर मुस्लिम्स का जो टॉपिक है चाइना के साथ जुड़ा हुआ, तो उन लोगों की डिमांड क्या होगी? उनकी वही होगी ना कि वो अपना धर्म है, अपना कल्चर है, अपना जो भी आर्ट है, वो सारी चीज़ों को वो एक्सरसाइज कर सके। जो दूसरे चाइनीज़ लोगों को अधिकार मिल रहा है वही अधिकार जो है वो उनको ही साथ भी उनको भी मिले। तो मोस्टली लड़ाई जो है वो इसी प्रकार की लड़ाई, इन द सेंस कि जो एक प्रकार की डिमांड होती है वो ऐसे ही विषयों पर होती रहती है। एंड आई एम श्योर आपने एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे। तो यही इनका भी एक इश्यू है, यही एक टॉपिक है। और क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो भारत भी कहेगा कि देखिए आप इनके अधिकारों के बारे में सोचिए, अब ये कीजिए वो कीजिए। तो भारत भी इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो श्रीलंका को बताते रहता है। और भारत को जब भी लगता है कि कुछ गलत हुआ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं ऐसा, तो भारत इंटरवीन भी करता है, उनकी सरकार के साथ बातचीत भी करता है, एंगेज भी होता है।
तो एक नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसको पार्लियामेंट में जल्द ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर इसमें तामिल लोगों के साथ उनकी जो डिमांड है ये सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हुई तो आगे चलकर श्रीलंका में इस चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। अब ये जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा कि अब दोनों देशों के बीच में एक ही फ्लैश पॉइंट है, एक ही चीज़ को लेकर जो है वो आज भी इश्यूज होते रहते हैं और वो यही है कि पाल्क स्ट्रेट वाला ये जो एरिया है, तो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो और यहाँ के जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं। कई बार हमारे न्यूज़ चैनल्स में हम ये भी देखते हैं कि भारत के कुछ फिशरमैन को श्रीलंका नेवी ने, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पीछे भी क्योंकि जगह बहुत छोटी है तो एक दूसरे की टेरिटरी क्रॉस कर लेना जो है वो बहुत ही इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन जो है वो आने वाले कुछ समय में होने वाला है और तब भारत के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, भारत के द्वारा लिया गया स्टैंड जो है उसको क्लोजली पूरी दुनिया देखेगी और UNHRC में इसके बारे में डिस्कशन भी होगी। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे भारत और श्रीलंका के साथ जुड़े हुए। तो अगर आपको ब्रीफली पूछा जाए कि दोनों देशों के रिलेशन के बारे में ब्रीफली बताइए तो आप इकोनॉमिक टाइज़ के बारे में बात कर सकते हैं, आप ये टर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको समझाया उसके बारे में बात कर सकते हैं, फिर डिफेंस के बारे में बात कर सकते हैं, आधार का एग्जांपल दे सकते हैं कि आधार जैसा कुछ वो भी स्टार्ट करने वाले हैं और ये तामिल वाला जो टॉपिक है वो और फिशरमैन का टॉपिक जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूचर में फिशरमैन के टॉपिक को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ जियोग्राफी एक रीज़न नहीं है, हमारे भी कुछ फिशरमैन हैं, उनकी भी कुछ गलतियां हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम फ्यूचर के टॉपिक में रखेंगे। राइट, सारी चीज़ें हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो यू हैव टू पिक समथिंग एंड ड्रॉप समथिंग एवरी सिंगल डे। राइट डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक। अपील फॉर चेंज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अटेम्प्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि ये जो पेंडेंसी है हमारे देश में इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस पेंडेंसी की वजह से लोगों का भरोसा जो है वो जस्टिस सिस्टम से उठ रहा है और जस्टिस प्राप्त करना जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेंसी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से जेल में हैं, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्ज हैं लेकिन एक लंबे समय से वो जेल में है, इतना लंबे समय से उनको जेल में होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए जो 6 महीने जेल में रहना पड़ता है, 6 मंथ अगर उसको सज़ा मिलती है तो 6 महीने वो जेल में रह गया, लेकिन वो 3-3 सालों से जेल में है। क्यों? क्योंकि उसका नंबर अभी नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास कुछ 1.83 लाख अपील्स, ऐसी कन्विक्शंस की अपील पेंडिंग में है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन की अपील के ये व्यक्ति ने गुनाह किया है नहीं किया है। तो अगर उसको अपील करना जो है, राइट टू अपील जो है, ये एक लीगल प्रोसेस का एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है, एक बहुत ही कोर पार्ट है इसका। 1.83 लाख अपील्स पेंडिंग हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे बेस्ट साल अगर देखा जाए तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5231 अपील्स को एक साल में क्लियर किया था। इसका मतलब ये है कि ये बाकी की जो अपील्स हैं, मीन्स आपकी अगर अपील है यहाँ पर पेंडिंग है तो फिर आपके 35 ईयर्स लगेंगे आपका केस सुनने में। दिस इज़ लाइक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन सजेस्ट किया जा रहा है, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग आपने बहुत सारी अमेरिकन फिल्मों में देखा होगा और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपना गुनाह जो है वो स्वीकार लेते हैं तो फिर आपको एक बार्गेनिंग मिलता है। प्ली बार्गेनिंग यानी कि आप कहेंगे कि मैं अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सज़ा जो है उसमें कुछ मुझे कमी मिले, सज़ा जो है वो आपको मिले। तो एक प्रकार का नेगोशिएशन होता है और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि फिर कोर्ट का और सारी प्रोसेस का टाइम जो है वो बच जाए। जो व्यक्ति हैं वो उनको बता देंगे कि भाई देखिए आपके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं, तो आप इस चीज़ को स्वीकार लीजिए। अगर आप मान लेते हैं तो फिर आपकी सज़ा जो है वो नहीं मानेंगे तो फिर सज़ा 10 साल की हो सकती है, लेकिन
बार्गेनिंग में आपको है ना 3-4 साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो प्ली बार्गेनिंग, दैट्स व्हाट इट इज़। अब जेल के बाहर निकलने के लिए, यानी कि अगर आपका केस अभी भी सुना ही नहीं, अपील तक पहुंचा ही नहीं है, या फिर आपको बेल ही नहीं मिल रही है, तो अगर आप प्ली बार्गेनिंग करेंगे तो फिर ये तो बुरा होगा, क्योंकि आपको नहीं किया है। अगर कोई एक मासूम व्यक्ति है तो उसको उस गुनाह को स्वीकारना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना इल्ज़ाम जो है अपने सर पर लेना पड़ेगा। तो दिस इज़, प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट ऑलवेज गुड। प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। उसमें भी फ्लॉज हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं और फ्लॉज भी हैं। अब वेट फॉर इनोसेंस की बात करें, कि जब तक आपको आप अब साबित नहीं हो जाता, अगर उसकी बात करें तो देखिए, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग मर्डर कन्विक्शन के केसेस में एक व्यक्ति को 22 साल के बाद और एक व्यक्ति को 24 ईयर्स के बाद इनोसेंट कहा। जस्ट इमेजिन, ये 4 लोग हैं, मीन्स इसमें 2 डिफरेंट केसेस में हैं। But just focus on this numbers, right? 22 years and 24 numbers, 22 years and 24 years. कि इतने सालों के बाद फिर कोर्ट यह कहती है कि नहीं, आप गुनहगार नहीं हैं। ये 2 दशकों तक आपका जीवन कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, आपको के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपको हमेशा आपके पीछे, पीठ के पीछे से आपके ऊपर बातें होती रहेगी, ये वो। और फिर कुछ सालों के बाद, और अब 2 दशक के बाद कहेंगे, तब तक तो लोगों की बहुत ही एक आदत बन चुकी होती है आपको एक नेगेटिव तरीके से देखने की। तो ऐसे लोगों की क्या सिचुएशन होती होगी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो प्ली बार्गेनिंग और ये सारी चीज़ों से तो एक अच्छा ऑप्शन यही है, एक स्पीडी ऑप्शन यही है कि जो भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को फुलफिल किया जाए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको एक प्रश्न पूछा था जुडिशियल वैकेंसी वाला, आई थिंक 9th को ही पूछा था, इज़न्ट इट। आज उसका आंसर भी हमें डिस्कस करना है कि हमारे देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं। तो हमारे देश में जो हाई कोर्ट्स की टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है 1098, उसमें से 411 जो हैं वो खाली हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही 67 वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट जजेस रिटायर 62, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 65 पर रिटायर होता है। और इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या होता है ऐसा, कुछ कोई ऐसी चीज़ अचानक से हो जाती है हाई कोर्ट जजेस के साथ कि वो 62 के बाद काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज 65 तक काम कर सकते हैं तो वी हैव टू चेंज दिस रूल के हाई कोर्ट के जजेस भी 65 तक काम करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि 65 के बाद अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो ही और शी कैन कंटिन्यू एज वेल। क्यों नहीं? क्योंकि जब ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है कि यहाँ पर 65, 62 तक पहुँचने वाला जो व्यक्ति है वो कितना एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है। अब उसके जो 2-3 साल भी अगर वो अच्छा काम करेंगे तो पूरी जुडिशरी को इसका बेनिफिट मिलेगा, और ये वेस्ट हमें नहीं होने देना चाहिए। मीन्स 65 के बाद उनकी चॉइस है, उनको काम करना है नहीं करना है। रिटायरमेंट रिटायरमेंट डेट ऑफ एवरी जज इज़ नोन इन एडवांस। ये प्री प्लानिंग, मुझे पता ही होता है ना कि ये जज जो हैं वो 2 साल के बाद रिटायर होंगे, ये 3 साल के बाद रिटायर होंगे, ये कल रिटायर होंगे। तो हम प्री प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑफकोर्स अगर हमें पता है कि 2 सालों के बाद इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में 4 जज जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो अभी से उनको रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जा सकती है। ये इसमें किसी को रॉकेट साइंस नहीं है, ये सेंसिबिलिटी की बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी वाला जो इश्यू है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश में है। कुछ जुडिशरी के भी कसूर है, कुछ गवर्नमेंट के भी कसूर है, और कुछ सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स ही हैं। ये एक दूसरे के वर्सेस में अच्छे नहीं लगते, ये एक दूसरे के कोलैबोरेशन में ही अच्छे लगते हैं। देश के हित के लिए भी यही है, प्रजा के हित के लिए भी यही अच्छा है कि दोनों मिलकर काम करें। और ये जो क्लैश वाला पॉइंट है, ये जो भी ऐसा इश्यूज़ हैं, एक लिस्ट बना लें और इनको सॉल्व करने बैठ जाएं। आर्टिकल 224A ये भी कहता है कि एक रिटायर्ड जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि हाँ, वो भी अच्छा है। चलो, ये तो हमारा आर्टिकल कहता ही है रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बेसिक 65 कर दीजिए, और उसके बाद अगर उनको काम करना है तो भी 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए वो काम कर सके। ऐसी भी सिचुएशन, ऐसी भी कोई सिस्टम हमें निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिवीजन सीरीज़, एंड आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फिर से रिफ़्रेश हो गए हैं। और अब हम मिलेंगे कल, यानी कि मंडे मॉर्निंग को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।